आज हम भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के एक बहुत ही पहले ये समझते हैं कि सरकार की फिस्कल पॉलिसी की दिशा क्या है। सर्वे कहता है कि भारत का फिस्कल मैनेजमेंट काफी मजबूत रहा है, जिसकी तारीफ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भी कर रही हैं। बिल्कुल, और ये मजबूती अपने आप नहीं आई, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। इस रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है विश्वसनीय घाटा न्यूनन, मतलब क्रेडिबल डेफिसिट रिडक्शन। सरकार ने अपने घाटे को लगातार कम किया है। ठीक है। दूसरा है सुदृढ़ राजस्व संग्रहण, यानी रोबस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। सरकार की कमाई खासकर टैक्स से मजबूत हुई है। और तीसरा है व्यय की गुणवत्ता में सुधार, और ये सबसे जरूरी है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार। हाँ, सरकार ने अपना खर्च रोजमर्रा के कामों से हटाकर देश में संपत्ति बनाने यानी पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर पर केंद्रित किया है। मतलब कम खर्च करने के बजाय सही जगह खर्च करने पर जोर दिया गया। एकदम सही। ध्यान दीजिए, इसी को क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में सुधार कहते हैं। सरकार ने एक ग्लाइड पाथ भी तय किया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है। एग्जाम हिंट के तौर पर याद रखिएगा, ये ग्लाइड पाथ का लक्ष्य और साल एमसीक्यू के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब सरकार की कमाई की बात करते हैं। टैक्स कलेक्शन में क्या खास देखने को मिला है? कमाई के 2 हिस्से हैं, प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। जी। प्रत्यक्ष कर में एक बड़ा बदलाव आया है। कुल टैक्स में डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा बड़ा है, जो महामारी से पहले लगभग 52% था। अच्छा। और अब बढ़कर लगभग 59% हो गया है। ये तो काफी बड़ा जंप है ना? इसे एक कहानी की तरह समझें तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या वित्त वर्ष 22 में 6.9 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 25 तक बढ़कर 9.2 करोड़ हो गई। वाह! ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा औपचारिक मतलब फॉर्मल हो रही है। और एक और चीज ध्यान रखें, सरकार टैक्स अनुपालन मतलब कंप्लायंस बढ़ाने के लिए नज नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। नज? ये क्या है? इसमें बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के डेटा और सौम्य संकेतों से लोगों को टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दिलचस्प है। अब आते हैं अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी पर। जीएसटी कलेक्शन ने कई बार रिकॉर्ड तोड़े हैं और इसकी वृद्धि देश की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के अनुरूप रही है। टैक्स देने वालों का आधार भी 60 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा हो गया है। ये तो जबरदस्त बढ़ोतरी है। बिल्कुल। और यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है। सरकार ने हाल ही में जीएसटी 2.0 सुधार लागू किए हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या है? इसमें कई चीजों पर टैक्स घटाया गया है, जैसे छोटी कारें, मोटरसाइकिल और कृषि उपकरण। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे साबुन, टूथपेस्ट और दवाएं और चिकित्सा उपकरण भी। तो इसका मकसद मांग को बढ़ावा देना है? हाँ, इसका मकसद मांग को बढ़ावा देना और कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाना है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। कमाई तो समझ आ गई, अब खर्चों को समझते हैं। सरकार का पैसा जाता कहाँ है? यहाँ भी 2 हिस्से हैं, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। राजस्व व्यय सरकार के रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी। सरकार ने सब्सिडी को तर्कसंगत मतलब रैशनलाइज बनाया है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लीकेज को कम किया है, जिससे पिछले 1 दशक में करीब 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। और अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, पूंजीगत व्यय या कैपेक्स। ये वो खर्च है जिससे देश में सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स जैसी संपत्तियां बनती हैं। आंकड़ों की कहानी देखें तो महामारी से पहले कैपेक्स जीडीपी का औसतन 1.7% था। केवल 1.7%? हाँ, जो अब बढ़कर लगभग 3% हो गया है। और प्रभावी पूंजीगत व्यय तो जीडीपी का 4% तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि सरकार उधार लेकर घी पीने के बजाय भविष्य के लिए संपत्ति बनाने में पैसा लगा रही है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बिल्कुल, इसे एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसका अर्थव्यवस्था पर कई गुना सकारात्मक प्रभाव यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। एक और एग्जाम हिंट,
मेंस में राजकोषीय समेकन मतलब फिस्कल कंसोलिडेशन पर सवाल आए तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर और कैपेक्स पर फोकस का पॉइंट जरूर लिखें। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। केंद्र की बात तो हो गई, पर राज्यों की आर्थिक सेहत कैसी है? राज्यों के स्तर पर राजस्व घाटे में थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है और कई राज्यों का राजस्व संतुलन बिगड़ा है। ओ, लेकिन यहाँ केंद्र की एक योजना ने बहुत मदद की है। ध्यान दीजिए, इस योजना का नाम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट या सासी। सासी, हाँ। ये क्या करते हैं? इसके तहत केंद्र राज्यों को सिर्फ कैपेक्स करने के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। 50 साल के लिए, वो भी ब्याज मुक्त? जी हाँ, इस योजना ने राज्यों को अपना पूंजीगत व्यय बनाए रखने में बहुत मदद की है। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात भी है। एक चिंताजनक प्रवृत्ति भी है। कई राज्य बिना शर्त नगद हस्तांतरण मतलब अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स पर बहुत खर्च कर रहे हैं, जिससे उनके बजट पर दबाव बढ़ रहा है और विकास के कामों के लिए पैसा कम हो रहा होगा। बिल्कुल। तो आखिर में सरकार पर कुल कर्ज कितना है और क्या ये चिंता की बात है? जब हम केंद्र और राज्यों का कर्ज मिला देते हैं तो उसे सामान्य सरकारी ऋण या जनरल गवर्नमेंट डेट कहते हैं। ठीक है। यहाँ भारत की स्थिति दुनिया के कई उभरते बाजारों से बेहतर है। भारत ने 2020 के बाद से अपने डेट टू जीडीपी अनुपात में लगभग 7.1% अंकों की कमी की है। अच्छा। जबकि दूसरे देशों का कर्ज बढ़ा है। हाँ, इसी दौरान दुनिया के कई देशों का कर्ज बढ़ा है। तो क्या ये कर्ज टिकाऊ है? मतलब इज डेट सस्टेनेबल? एग्जाम में यहाँ से भी सवाल आता है। सर्वे का तर्क है कि भारत के लिए कर्ज टिकाऊ है क्योंकि भारत की आर्थिक विकास दर यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आमतौर पर कर्ज पर लगने वाली ब्याज दर से ज्यादा रही है। रहता है। और सरकार ने एक नया मध्य अवधि लक्ष्य भी रखा है। वित्त वर्ष 2031 तक केंद्र सरकार के कर्ज को जीडीपी के 50% तक लाना। बेहतरीन। चलिए तो एक बार जल्दी से इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। जरूर। पहला, घाटा नियंत्रण में है। राजकोषीय घाटा एक तय रास्ते पर कम हो रहा है और खर्च की गुणवत्ता पर जोर है। दूसरा, कमाई मजबूत है जिसका नेतृत्व डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी कर रहे हैं। तीसरा, केपेक्स पर फोकस। सरकार का खर्च रोजमर्रा के कामों से हटकर देश में संपत्ति बनाने की ओर केंद्रित हुआ है। चौथा, राज्यों को सहारा। केंद्र की एसएससीआई योजना राज्यों को केपेक्स करने में मदद कर रही है। हालांकि राज्यों में बढ़ते नकद हस्तांतरण एक चिंता का विषय है। और पांचवा, कर्ज की स्थिति स्थिर है। भारत की कर्ज की स्थिति नियंत्रण में है और कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो ये थी सरकार के बही खाते की एक गहरी पड़ताल।